दोस्तों नमस्कार, आपकी अपनी चैनल साहित्य सारथी पर पुनः स्वागत है। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मुंशी प्रेमचंद की कहानी पूस की रात। मित्रों, प्रेमचंद ने ग्रामीण जीवन पर कई कहानी और उपन्यासों की रचना की है। प्रेमचंद को किसान जीवन का महान चित्रण कहा जाता है। उन्होंने किसानों के प्रत्येक जीवन पक्ष को अपने रचना में रखे हैं। संरचनाओं में उनकी सहानुभूति, उनकी गरीबी और मेहनतकश किसानों के साथ है। आरंभ में प्रेमचंद अपने रचना में कोई ना कोई आदर्शवादी हल पेश करते थे, लेकिन बाद में आदर्शवाद का स्थान यथार्थवाद में ले लिया। वे मानने लगे कि किसी समस्या का कृत्रिम हल पेश करने के बजाय उसे पूरी तीव्रता और ईमानदारी से प्रस्तुत करना ही रचनाकार के लिए प्राप्त है। ये कहानी प्रेमचंद का इसी दृष्टि का प्रतिनिधित्व करती है। मित्रों, प्रस्तुत कहानी पूस की रात को प्रेमचंद जी ने सन 1930 में माधुरी में प्रकाशित कराया था। तब तक प्रेमचंद का यथार्थवादी दृष्टिकोण पूर्ण रूप में स्पष्ट हो गया। पूस की रात कहानी का आरंभिक सूचना से होता है। हल्कू ने आकर अपनी स्त्री से कहा, आइए मित्रों, सर्वप्रथम कहानी को पढ़ते हैं और पढ़कर इसको समझने का प्रयत्न करते हैं। हल्कू ने आकर स्त्री से कहा, सहना आया है, लाओ जो रुपए रखे हैं उसे दे दूं। किसी तरह गला तो छूटे। मुन्नी झाड़ू लगा रही थी, पीछे फिरकर बोली, 3 ही तो रुपए हैं, दे दोगे तो कंबल कहाँ से आवेगा? माघ पूस की रात हार में कैसे कटेगी? उससे कह दो फसल पर दे देंगे, अभी नहीं। हल्कू एक क्षण अनिश्चित दशा में खड़ा रहा। पूस सिर पर आ गया। कंबल के बिना हार में रात को वह किसी तरह सो नहीं सकता, मगर सहना मानेगा नहीं। घुकरिया जमावेगा, गालियां देगा, बला से जाड़ों में मरेंगे, बला तो सिर से टल जाएगी। यह सोचता हुआ वह अपनी भारी भरकम डील लिए हुए, जो उसके नाम को झूठ सिद्ध करता था, स्त्री के समीप आ गया और खुशामद करके बोला, दे दो, गला तो छूटे, कम्बल के लिए दूसरा उपाय सोचूंगा। मुन्नी उसके पास दूर हट गई और आंखें तरेती हुई बोली, कर चुके दूसरा उपाय, जरा सुनूं तो कौन सा उपाय करोगे? कोई खैरात दे देगा? कंबल खैरात का अर्थ हुआ दान। न जाने कितनी बाकी है जो किसी तरह चुकाने ही नहीं आती। मैं कहती हूँ तुम क्यों नहीं खेती छोड़ देते? मर मर के काम करो, उपज हो तो बाकी दे दो। चलो छुट्टी हुई, बाकी चुकाने के लिए ही तो हमारा जन्म हुआ है। पेट के लिए मजदूरी करो, ऐसी खेती से बाज आए। मैं रुपया न दूंगी। हल्कू उदास होकर बोला, तो क्या गाली खाऊं? मुन्नी ने तड़प कर कहा, गाली क्यों देगा? क्या उसका राज है? मगर यह कहने के साथ ही उसकी तनी हुई भौं ढीली पड़ गई। हल्कू के उस वाक्य में जो कठोर सत्य था, वह मानो एक भीषण जंतु की भांति उसे घूर रहा था। उसने जाकर आले पर से रुपए निकाले और लाकर हल्कू के हाथ में रख दिए। फिर बोली, तुम छोड़ दो अब किसे खेती, मजदूरी में सुख से एक रोटी तो खाने को मिलेगी, किसी की धौंस तो न रहेगी। अच्छी खेती है, मजदूरी करके लाओ, वह भी उसी के झोंक दो, उस पर धौंस। हल्कू ने रुपए लिए और इस तरह बाहर चला मानो अपना हृदय निकाल कर देने जा रहा हो। उसने मजदूरी से एक एक पैसा काट काट कर 3 रुपये कंबल के लिए जमा किए थे। वह आज निकले जा रहे थे। एक एक पग के साथ उसका मस्तक पानी दीनता के भार से दबा जा रहा था। पूस की अंधेरी रात, आकाश पर तारे भी ठिठुरते हुए मालूम होते थे। हल्कू अपने खेत के किनारे ऊख के पत्तों की एक छतरी के नीचे बांस के खटाले पर अपनी पुरानी गाढ़े की चादर ओढ़े पड़ा काँप रहा था। खाट के नीचे उसका सगी कुत्ता जबरा पेट में मुंह डाले सर्दी से कूकू कर रहा था। 2 में से एक को भी नींद नहीं आ रही थी। हल्कू ने घुटनियों को गर्दन में चिपकाते हुए कहा, क्यों जबरा, जरा लगता है? कहता तो था घर में पुआल पर लेट रह, तो यहाँ क्या लेने आए थे? अब खाओ ठंड, मैं क्या करूं? जानते थे मैं यहाँ हलवा पूरी खाने आ रहा हूँ। दौड़े दौड़े आगे आगे चले आए। अब रो नानी के नाम को। जबरा ने परे परे दुम हिलाई और अपनी कूकू को दीर्घ बनाता हुआ कहा, कल से मत आना,
मेरे साथ, नहीं तो ठंडे हो जाओगे। यही रॉड पछुआ न जाने कहाँ से बर्फ़ लिए आ रही है। उठूं फिर एक चिलम भरूं, किसी तरह रात तो कटे, 8 चिलम तो पी चुका। यह खेती का मज़ा है, और एक भगवान ऐसे पड़े हैं जिसके पास जरा आए तो गर्मी से घबरा कर भागे। मोटे मोटे गद्दे, लिफाफा कंबल, मजाल है जारे का गुजर हो जाए। तकदीर की खूबी है, मजदूरी हम करे, मज़ा दूसरे लूटे। हल्कू उठा, गड्ढे में से जरा सी आग निकाल कर चिलम भरी। जबरा भी उठ बैठा। हल्कू ने चिलम पीते हुए कहा, पिएगा चिलम? जरा तो क्या जाता है? हाँ, जरा मन बदल जाता है। जबरा ने उसके मुंह की ओर प्रेम से छलकता हुई आंखें से देखा। हल्कू, आज मैं जरा खा ले, कल से मैं यहाँ पुआल बिछा दूंगा, उसी में घुस कर बैठना, तब जरा न लगेगा। जबरा ने अपने पंजे को उसकी घुटनियों पर रख दिए और उसके मुंह के पास अपना मुंह ले गया। हल्कू को उसकी गर्म सांस लगी। चिलम पीकर हल्कू फिर लेटा और निश्चय करके लेटा कि चाहे कुछ हो, अब की सो जाऊंगा। पर एक ही क्षण में उसके हृदय में कंपन होने लगा। कभी इस करवट लेटता, कभी उस करवट पर, जरा किसी पिचास की भांति उसकी छाती में दबाए हुए था। जब किसी तर न रह गया, उसने जबरा को धीरे से उठाया और उसके सिर को थपथपाकर उसे अपनी गोद में सुला लिया। कुत्ते की देह से जाने कैसी दुर्गंध आ रही थी, पर वह उसे अपनी गोद से चिपटाए हुए ऐसे सुख की अनुभव कर रहा था जो इधर महीनों से उसे न मिला था। जबरा शायद यह समझ रहा था कि स्वर्ग यही है, और हल्कू की पवित्र आत्मा में तो उस कुत्ते के प्रति घृणा की गंध तक न थी। अपने किसी अभिन्न मित्र या भाई को भी वह इतने तृप्तता से गला न लगाया। वह अपनी दीनता से आहत न था जिसने आज उसे इस दशा को पहुंचा दिया। नहीं, इस अनोखी मैत्री ने जैसे उसकी आत्मा के सब द्वार खोल दिए थे और उनका एक एक अणु प्रकाश से चमक रहा था। सहसा जबरा ने किसी जानवर की आहट पाई। आहट का अर्थ हुआ हड्डी। इस विशेष आत्मीयता ने उसमें एक नई स्फूर्ति पैदा कर रही थी, जो हवा में ठंडे झोंके को तुच्छ समझती थी। इस झपटकर उठा और छपरी से बाहर आकर भूखने लगा। हल्कू ने उसे कई बार चुमकार कर बुलाया, पर वह उसके पास न आया। हार में चारों तरफ दौड़ दौड़ कर भूखता रहा। एक क्षण के लिए भी आ भी जाता तो तुरंत ही फिर दौड़ता। कर्तव्य उसके हृदय में अरमान की भांति ही उछल रहा था। 1 घंटा और गुजर गया। रात ने शीत को हवा से धधकना शुरू किया। हल्कू उठ बैठा और दोनों घुटनों को छाती से मिलाकर सिर को उसमें छिपा लिया। फिर भी ठंड कम न हुई। ऐसा जान पड़ता था सारा रक्त जम गया है, धमकियों में रक्त की जगह हिम बह रही है। उसने झुककर आकाश की ओर देखा। अभी कितनी रात बाकी है। सप्तर्षि अभी आकाश में आधे भी नहीं चढ़े। ऊपर आ जाएंगे तब कहीं सवेरा होगा। अभी पहर से ऊपर रात है। हल्कू के खेत से कोई एक गोली के टप्पे पर आमों की एक बाग था। पतझड़ शुरू हो गई थी। बाग में पत्तियों का ढेर लगा हुआ था। हल्कू ने सोच चलकर पत्तियों बटोरूं और उन्हें जलाकर खूब तापूं। रात को कोई मुझे पत्तियां बटोरते देखे तो समझे कोई भूत है। कौन जाने कोई जानवर ही छिपा बैठा हो, मगर अब तो बैठ नहीं रहा जाता। उसने पास के अरहर के खेत में जाकर कई पौधे उखाड़ लिए और उसका एक झाड़ू बनाकर हाथ में सुलगता हुआ उपला लिए बगीचे की तरफ चला। जबरा ने उसे आते देखा, पास आया और दुम हिलाने लगा। हल्कू ने कहा, अब तो नहीं रहा जाता, अब जबरू चलो बगीचे में पत्तियां बटोर कर तापे। टाटे हो जाएंगे तो फिर आकर सोएंगे। अभी तो बहुत रात है।
जबरू ने कू करे सहमति प्रकट की और आगे बगीचे की ओर चला। बगीचे में खूब अंधेरा छाया हुआ था और अंधकार की निर्दय पवन पत्तियों के कुचलता हुआ चला जाता था। वृक्षों से ओस की बूंदें टप टप नीचे टपक रही थी। एकाकार एक झोंका मेहंदी के फूलों की खुशबू लिए हुए आया। हल्कू ने कहा, कैसी अच्छी महक आई जबरू, तुम्हारी नाक में भी तो सुगंध आ रही है। जबरा को कहीं ज़मीन पर एक हड्डी पड़ी मिल गई थी, उसे चिचोर रहा था। हल्कू ने आग ज़मीन पर रख दी और पत्तियों बटोरने लगा। जरा देर में पत्तियों का ढेर लग गया था। हाथ ठिठुरते जाते थे, नंगे पांव गले जाते थे और वह पत्तियों का पहाड़ खड़ा कर रहा था। इसी अलाव में वह ठंड को जलाकर भस्म कर देगा। थोड़ी देर में अलावा जल उठा। उसकी लौ ऊपर वृक्ष के पत्तियों को छू छू कर भीगने लगी। उस स्थिर प्रकाश के बगीचे में विशाल वृक्ष ऐसे मालूम होते थे मानो उस अथाह अंधकार को अपने सिरों पर संभाले हुए हो। अंधकार के उस अनंत सागर में यह प्रकाश एक नौका के समान हिलता मचलता हुआ जान पड़ता था। हल्कू अलाव के सामने बैठा आग ताप रहा था। एक क्षण में उसने दोहर उतार कर बगल में दबा ली, दोनों पाँव को फैला दिए मानो ठंड को ललकार रहा हो। तेरे जी में आयत सोकर ठंड की असीम शक्ति पर कैसा दंदाया हुआ बैठा था। इस जाड़े पाले में खेत में जाना, जानवरों के पीछे दौड़ना असहाय जान पड़ा। वह अपनी जगह से न हिला। उसने जोर से आवाज़ लगाई, हिलो हिलो हिलो। जबरा भूख उठा। जानवर खेत में चर रहे थे, फसल तैयार है। कैसी अच्छी खेती थी, पर ये दुष्ट जानवर उसका सर्वनाश किए डालते हैं। हल्कू पक्का इरादा करके बैठा और 2-3 कदम चला, पर एकाएक हवा कस ऐसा ठंडा चुभने वाला बिच्छू के डंक का सा झोंका लगा कि वह फिर बुझते हुए अलाव के पास आ बैठा और राख को कुदेर कर अपनी ठंडी देह को गरमाने लगा। जबरा अपना गला फाड़े डालता था, नीलगाय खेत का सफाया किए डालती थी और हल्कू गर्म राख के पास शांत बैठा हुआ था। आक्रमणता ने रस्सियों की भांति उसे चारों तरफ से जकड़ रखा था। उसी राख के पास गर्म जमीन पर वह चादर ओढ़कर सो गया। सवेरे जब उसकी नींद खुली तब चारों तरफ धूप फैल गई थी और मुन्नी कह रही थी, क्या आज सोते रहोगे? तुम यहाँ आकर रम गए और उधर सारा खेत चौपट हो गया। हल्कू ने उठकर कहा, क्या तुम खेत से होकर आ रही हो? मुन्नी बोली, हाँ, सारे खेत सत्यानाश हो गया। भला ऐसी खेती कोई सोता है? तुम्हारे मरैया डालने से क्या हुआ? हल्कू ने बहाना किया, मैं मरते मरते बचा। मुझे अपने खेत की पड़ी है। पेट में ऐसा दर्द हुआ कि मैं ही जानता हूँ। दोनों फिर खेत की आड़ पर आए। देखा सारा खेत रौंदा पड़ा हुआ है और जबरा मुरैया के नीचे चित लेटा है, मानो प्राण ही न हो। दोनों खेत की दशा देख रहे थे। मुन्नी के मुख पर उदासी छाई थी, पर हल्कू प्रसन्न था। मुन्नी ने चिंतित होकर कहा, अब मंजूरी करके मालगुजारी भरनी पड़ेगी। हल्कू ने प्रसन्न मुख से कहा, रात की ठंड में यहाँ सोना तो न पड़ेगा। धन्यवाद।